students, welcome to Admin online classes. Today start computer science class. क्वेश्चन देखते हैं हम लोग पेपर आपको बुक में सेट किया था उसमें पहला क्वेश्चन है द नेम ऑफ पेंडाज इज derived फ्रॉम द टर्म यानी इसमें क्या है फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जो नेम ऑफ पेंडाज है वो कहां से ड्राइव किया गया है। इसमें ऑप्शंस आपको गिवन है, पहला लिखा है ऑप्शन दे रखा है पैनल डेटा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है पैनल सीरीज, थर्ड ऑप्शन दे रखा है आपको पाइथन डॉक्यूमेंट और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है पैनल डेटा फ्रेम। देखो चार ऑप्शन दिए हैं। पहला दे रखा है पैनल डेटा। पैनल डेटा होता है वो जावा लैंग्वेज में होता है, यानी जावा लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए काम लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन से पेंडास का कोई रिलेशन नहीं है जावा का से। सेकंड ऑप्शन दे रखा है पैनल सीरीज। पैनल सीरीज होती है वो पेंडास में होती है, यानी पेंडास लैंग्वेज है वो कंटेन करते हैं सीरीज को, तो सीरीज से तो पेंडास लैंग्वेज पेंडास नेम जनरेट हो सकता। थर्ड ऑप्शन दे रखा है पाइथन डॉक्यूमेंट से राइट आंसर, यानी ये क्या है पेंडास का एक पाइथन डॉक्यूमेंट है, यानी बहुत सारी पाइथन की लाइब्रेरी को कंटेन करता है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है द कमांड टू इंस्टॉल द पेंडास लैंग्वेज को इंस्टॉल करने की कमांड क्या होती है। सेकंड चैप्टर में सबसे पहले पढ़ा था pip इंस्टॉल पेंडास, pip इंस्टॉल पेंडास, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं इसमें बहुत सारे। पहला ऑप्शन दे रखा है pip इंस्टॉल पेंडास, ये राइट ऑप्शन है। सेकंड दे रखा है इंस्टॉल पेंडास में pip नहीं है शामिल है, जब तक pip नहीं होगा तब तक पेंडास आपको इंस्टॉल नहीं होती है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है pip पेंडास, ये भी राइट रॉन्ग है। और लास्ट में दे रखा है pip इंस्टॉल पेंडास, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन दे रखा है पाइथन पेंडास वाज डेवलप्ड बाय, पाइथन लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पाइथन पेंडास वाज डेवलप्ड बाय, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोबारा में, सेम ही आंसर रहेगा थर्ड इसका। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है पेंडास सीरीज है, यानी इसने कहा है कि पेंडास लैंग्वेज जो सीरीज होती है वो क्या है, किस टाइप की होती है वो सीरीज। ऑप्शन दे रखा है वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। 1D, 2D, 3D और मल्टी डायमेंशनल। देखो सीरीज होती है वो वन डायमेंशनल एरे होता है, इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है वन डायमेंशनल एरे। एरे क्या होता है, एक कंप्यूटर साइंस में डेटा स्ट्रक्चर होता है, इसका मीनिंग होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा in which all the elements are stored under single name in continuous memory locations. Homogeneous का मतलब होता है same type of data, same type of data, एक ही प्रकार के डेटा का एक कलेक्शन होता है। जब हमें क्या करना होता है, जैसे आपको कोई कॉलम दे रखा है मैंने क्लास, और स्कूल के में टेबल बना ली, उसमें कॉलम है क्लास, उसमें वैल्यू जो है 1 से लेकर 12 तक वैल्यू है। तो जब हमें क्या करना हो किसी पर्टिकुलर वैल्यूज का कलेक्शन बनाना हो तो वहां पे हम एरे काम में लेते हैं। एरे की डेफिनेशन होती है इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स, या टेक्निकल वर्ड में इसको बोलेंगे इट इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट्स इन व्हिच ऑल द एलिमेंट्स आर स्टोर्ड अंडर सिंगल नेम। देखो एक ही वैल्यू है, वेरिएबल का नाम एक ही है क्लास, ये एक वेरिएबल क्या कर रहा है एक से अधिक वैल्यू के साथ में कंटेन कर रहा है, यानी 12 वैल्यू के साथ में कंटेन कर रहा है इन कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन। कंटीन्यूअस का मीनिंग क्या होता है, इसका जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन तो उस तरीके से होता है, इस वेरिएबल में जो आप वैल्यू सेव करा रहे हो उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग यानी उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग मेमोरी ब्लॉक्स बनते हैं। यानी ये अगर ये वैल्यू इंटीजर होंगी तो इंटीजर की साइज क्या होती है 2 बाइट, तो सारी सभी वैल्यू अगर इंटीजर होंगी तो 2 बाइट्स के मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो जाएंगे कंप्यूटर की मेमोरी में। अगर ये कैरेक्टर होगा तो कैरेक्टर की साइज होती है वो 1 बाइट होती है, तो सभी 1 बाइट के मेमोरी ब्लॉक बन जाएंगे। अगर ये फ्लोट होगा तो सभी क्या होंगे 4 बाइट्स के मेमोरी ब्लॉक बन जाते हैं। ठीक है, अब तो इसने क्या कहा है अरेंज अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, ये सारे सेम टाइप ऑफ एलिमेंट हैं, सबके यहाँ सारे इंटीजर वैल्यूज हैं। ठीक है, अंडर सिंगल नेम, एक नेम हो गया क्लास इन कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस का मतलब क्या होगा पहली क्लास की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कंटीन्यूअस से होंगी, इनके बीच में कोई भी, जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई मेमोरी स्पेस ब्लैंक छोड़ देता हूँ तो उसको अरे सपोर्ट नहीं करता है, यानी अरे में क्या होता है मेमोरी वेस्टेज बिल्कुल नहीं होता है, मेमोरी वेस्टेज को रोकने के लिए इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, तो इसने क्या है सीरीज क्या होती है वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे का मतलब होता है
दोज एरे विच आर स्टोर्ड आइदर इन रो या कॉलम, ऐसे एरे जिनको या तो रो में या कॉलम में लिखा जाता है वो वन डायमेंशनल होते हैं। और सीरीज क्या होती है, हमेशा वन डायमेंशनल होगी। सीरीज की वैल्यूज को या तो वैसे लिखेंगे जैसे हमारे पास है 10 20 30 40 0.23, ये एक सीरीज है, ये उसकी वैल्यू तो हो गई, ये इसके इंडेक्स नंबर हो गए। सेम कंसेप्ट एरे में होता है, वैल्यूज होती है वो इनसाइड वेरिएबल्स ही होती है और इंडेक्स नंबर इसका स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 6 7। आगे बात समझ में? तो सीरीज क्या होती है, वन डायमेंशनल एरे क्यों होती है, क्योंकि इसकी वैल्यूज भी या तो रो में या कॉलम में, अगर मैं इसको इस तरीके से नोट करूंगा इससे हमें फॉर्मेट आएगा, ये कॉलम आ गया, और अगर मैं इसको रो में शेप करूंगा तो इससे वही फॉर्मेट आएगा 10 20 30 40 0.23, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस पूछ लेते हैं कि एरे और सीरीज में डिफरेंस क्या है। देखो दोनों सेम है, एरे को भी रो में कॉलम में लिख सकते हैं, सीरीज को भी रो एंड कॉलम में लिख सकते हैं। एरे में भी इंडेक्स नंबर होते हैं 0 से और सीरीज में भी इंडेक्स नंबर होते हैं 0 से, लेकिन क्या होता है एरे के इंडेक्स को हम कभी चेंज नहीं कर सकते। ये जो इंडेक्स वैल्यू है एरे की 0 1 2 3 4 5, इनको हम लेबल इंडेक्स में कभी चेंज नहीं कर सकते, जबकि सीरीज की जो इंडेक्स वैल्यूज हैं उनको आप इसमें चेंज कर सकते हैं, लेबल इंडेक्स यानी यूजर डिफाइन इंडेक्स में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो दोनों में यही अंतर है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंडाज दीजिए। पेंडाज क्या है, एक लाइब्रेरी है। पेंडाज क्या है, लाइब्रेरी है। इसकी लाइब्रेरी है पाइथन लैंग्वेज में। पाइथन एक कंप्लीट लैंग्वेज है और कंप्लीट लैंग्वेज में पेंडाज एक क्या उसकी एक लाइब्रेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वी कैन एनालाइज द डेटा इन पेंडाज में। अब देखो पेंडाज लैंग्वेज में डेटा का एनालाइजेशन करना है। एनालाइजेशन का मीनिंग हो गया कोई कंपैरिजन ऑपरेशन करना है, या आपको डेटा इनपुट आउटपुट करवाना है, या डेटा में कोई ऑपरेशन करना है, तो वो कैसे करेंगे, इसकी सहायता से पॉसिबल हो सकता है। ऑप्शन इसमें दिए हैं आपको, इसने कहा है वी कैन एनालाइज द डेटा इन पेंडाज विद, ऑप्शन दिया है पहला सीरीज, सेकंड ऑप्शन हमें दिया है डेटा फ्रेम, थर्ड ऑप्शन दे रखा है बोथ ए एंड बी, ये हमारा ऑप्शन ए, ये बी, ये सी, और लास्ट है नन ऑफ दी। देखो किसके लिए पूछा है इसने, पेंडाज के लिए। पेंडाज क्या है, एक पाइथन की लाइब्रेरी है। पेंडाज एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिसमें टू टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। पहला डेटा स्ट्रक्चर होता है वो सीरीज, और दूसरा डेटा स्ट्रक्चर होता है वो क्या है, डेटा फ्रेम हो गया, ठीक है। एक तीसरा और होता है जिसको हम बोलते हैं मेटाप्रोग्राम। ये चैप्टर आपके सिलेबस से हट गया। ये तीन टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो पेंडाज की लाइब्रेरी में होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि पेंडाज में डेटा का एनालाइजेशन का मीनिंग हो गया डेटा इंसर्ट हो गया, डेटा डिलीट हो गया, अपडेशन हो गया, वो किसके द्वारा हो सकता है। देखो सीरीज में हम डेटा ऐड कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। डेटा फ्रेम में भी हम डेटा का ऐड रिमूव दोनों कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, ये दोनों हो गए, ऑप्शन सी हो गया और यहाँ से राइट ऑप्शन हो गया। और अगर इतना भी ध्यान में नहीं है ना तो सिंपल से देखना पेंडाज, तो पेंडाज में दो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, सीरीज और डेटा फ्रेम, बस ये तब दोनों जहां होंगे, जहां ऑप्शन में दोनों होंगे तो दोनों राइट ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मेथड और फंक्शन टू ऐड ए न्यू रो इन डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में एक नई रो को ऐड करने के लिए कौन सा मेथड या फंक्शन काम में लेते हैं। कल क्लास में हमने पढ़ा था डॉट एलओसी। डॉट एलओसी फंक्शन होता है जब डेटा फ्रेम में हमें किसी नई रो को ऐड करना हो। जब रो ऐड करेंगे तो हमेशा काम में लेंगे डॉट एलओसी मेथड, और जब हमें कॉलम ऐड करना होगा तो हम काम लेंगे इंडेक्सिंग मेथड, ठीक है। आगे बात समझ। और जहां भी डेटा को एक्सेस करना हो, एक्सेस का मतलब जब हमें उनको इनपुट और आउटपुट करना हो तो उस कंडीशन में हम इंडेक्सिंग काम में लेंगे। अब इंडेक्सिंग में डिपेंड करेगा कि आप सिंगल वैल्यू को ले रहे हो तब तो सिंगल इंडेक्सिंग होगा। अगर आप रेंज ऑफ वैल्यूज ले रहे हो, रेंज ऑफ वैल्यूज लोगे तब वहां पे आप क्या लगाओगे, स्लाइसिंग लगाओगे, ठीक है। तो ये मेथड ऑफ फंक्शन टू ऐड ए डेटा फ्रेम, इसका राइट आंसर होगा डॉट एलओसी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है which of the following import statement is not correct। बहुत सारे import statement दे रखे हैं उनमें से कौन सा है वो करेक्ट नहीं है। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, आप लोगों ने सिर्फ एक import statement पढ़ा है, import pandas as a pd, यही पढ़ा है। अब इसमें ऑप्शन में बहुत सारे दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है import pandas as class 12। दूसरा इसमें लिखा है import
pandas as one PD। थर्ड ऑप्शन में इसमें क्या है, import pandas as PD1। और फोर्थ ऑप्शन में इसने कहा है import pandas as PD। अब इसमें से इसने क्वेश्चन में ये पूछा कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है, ठीक है। अब देखो इंपोर्ट लास्ट वाला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि इंपोर्ट pandas as PD। इस स्टेटमेंट में PD क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है PD। ऑब्जेक्ट किसका है, इस pandas लैंग्वेज का है। इसी की सहायता से हम लोग सारा वर्क करेंगे, pandas लैंग्वेज में जो भी वर्क करना है PD ऑब्जेक्ट की सहायता से करेंगे। तो PD क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या बोल सकते हैं, एक वेरिएबल की तरह, एक वेरिएबल की तरह। ये PD एक वेरिएबल ही है, किसकी वैल्यू को रख रहा है, पूरी pandas लैंग्वेज की वैल्यू को अपने साथ रख रहा है। जहां पे इसको काम मिलेगा इसका मतलब पूरी pandas लैंग्वेज को एक्सेस करता है, तो इसको वेरिएबल होते हैं। और कंप्यूटर साइंस में वेरिएबल के नाम को लिखने के लिए वेरिएबल के नाम को लिखने के लिए आइडेंटिफायर्स को स्टडी किया जाता है। आइडेंटिफायर को बोलते हैं पहचान के नाम। आइडेंटिफायर यानी किसी भी वेरिएबल का नाम लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल होता है कि वेरिएबल का जो फर्स्ट लेटर होगा वो ऑलवेज कैरेक्टर होगा। पहला रूल ये, ठीक है, कि कोई भी वेरिएबल हम बनाएंगे किसी भी लैंग्वेज में बनाओ, C++, जावा, पाइथन, किसी में भी बनाओ, उसमें जो आप वेरिएबल लिखोगे उसका पहला लेटर हमेशा कैरेक्टर होगा। कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, स्मॉल कैपिटल लेटर कुछ हो सकता है। दूसरा रूल क्या होता है कि कीवर्ड्स है उसके नाम में नहीं आ सकते। जितने भी कीवर्ड है, किसी भी लैंग्वेज के कीवर्ड है, वो उसके नाम में कभी नहीं लिखे जाते। अब तो पहले रूल को कौन कौन फॉलो कर रहा है, यहाँ पे कैरेक्टर है पहला, मतलब ये सही है। दूसरे वाला में क्या है, कैरेक्टर है, ये भी सही है। तीसरे वाले में क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये सही नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग। और फोर्थ वाले में देखो पहले कैरेक्टर आ रहा है, इसका मतलब ये भी राइट। तो रॉन्ग कौन सा स्टेटमेंट हो गया, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग है इसका आंसर, ठीक है। आगे समझ में क्यों है, कई बार रीजन भी पूछ लेता है कि क्यों है, तो क्यों का मतलब क्या है, दिस स्टेटमेंट डज नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। ये स्टेटमेंट है वो आइडेंटिफायर्स के रूल्स को फॉलो नहीं करता है। यानी वेरिएबल के नाम का पहला लेटर हमेशा कैरेक्टर होगा, उसके बाद में कोई भी नंबर, अंडरस्कोर, कोई भी प्लस, स्पेशल साइन कुछ भी आ सकता है, लेकिन सबसे पहले कैरेक्टर ही आएगा। तो ये पहले रूल को फॉलो नहीं करा, इसका मतलब ये वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें राइट आंसर हो गया बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है while accessing the columns from the data frame we can specify the column name in case column name does not exist then this type of error it will rise। देखो इसके क्वेश्चन में क्या है, आप किसी भी टेक्निक के थ्रू, इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग, किसी भी टेक्निक के थ्रू किसी कॉलम को एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है। डेटा फ्रेम है, जैसे मेरे पास कोई डेटा फ्रेम है वो DF1 है। अब हमें ये नहीं पता डेटा फ्रेम में कितने कॉलम है कितने नहीं है। इसने कहा कि आपके पास एक डेटा फ्रेम है, इस डेटा फ्रेम में आप किसी कॉलम को प्रिंट करवा रहे हो या एक्सेस कर रहे हो। एक्सेस का मतलब उसमें कोई भी इनपुट आउटपुट या उसकी वैल्यू अपडेशन का कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन आपके पास यहाँ पे कॉलम का नेम नहीं है, उसने आपको कॉलम का नेम नहीं दिया है। while accessing the column from the data frame, जब हम किसी डेटा फ्रेम में से किसी कॉलम को एक्सेस कर रहे हैं, we can specify the column name। यहाँ पे हम कॉलम नेम लिखते हैं, कौन से कॉलम को हमें प्रिंट करवाना है। इन केस कॉलम नेम डज नॉट एग्जिस्ट, अगर आपके पास यहाँ पे कॉलम नेम ही नहीं है तो उस कंडीशन में एरर किस टाइप का आएगा। देखो एक्सेस का मतलब इंडेक्सिंग, और इंडेक्सिंग टेक्निक क्या कहते हैं कि इंडेक्सिंग के ब्रैकेट में वैल्यू होगी, या तो उस कॉलम का नेम होगा उस रो का नेम होगा। अब ये इसका एक रूल है, यानी इंडेक्सिंग में क्या होता है, कॉलम नेम आएगा हमेशा ब्रैकेट में, इसका रूल है। अब ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इसके रूल को फॉलो नहीं कर रहा, रूल को फॉलो नहीं कर रहा, इसका मतलब इस टाइप का जो एरर होगा वो क्या होगा, सिंटैक्स एरर होगा, ठीक है। प्रोग्राम में एरर होते हैं, पहला एरर होता है जिसको हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर, दूसरा होता है लॉजिकल एरर, और तीसरा होता है सिमेंटिक एरर। तीन टाइप के एरर आते हैं। सिंटैक्स एरर का मीनिंग होता है प्रोग्राम का कोई ऐसा स्टेटमेंट जो उस स्टेटमेंट को लिखने के रूल्स को फॉलो नहीं करता, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, उसको
वो हमेशा सिंटैक्स एरर ही आएगा। जैसे डेटा टाइप का क्या ना, हमने लिखा इंटीजर ए, ये इसका रूल है कि भाई पहले डाटा टाइप आएगा उसके बाद वेरिएबल का नेम आएगा। अगर मैं इसको लिखूंगा ए इंटीजर, इसका मतलब क्या हो गया, इस वेरिएबल को लिखने के लिए जो रूल्स उसको फॉलो नहीं किया, वो होते हैं सिंटैक्स एरर। यानी किसी भी स्टेटमेंट को लिखने के लिए जो सिंटैक्स डिफाइन है उसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे तब सिंटैक्स एरर आएगा। लॉजिकल एरर कब आता है, जब किसी इक्वेशन में मोर देन वन अरिथमेटिक ऑपरेटर हो। जैसे मैंने लिखा a प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लाई डी डिवाइड ई, ये मैंने इक्वेशन लिखी, ठीक है, a प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लाई डी डिवाइड बाई ए। अब इस इक्वेशन में आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि प्लस किसके साथ है, माइनस किसके साथ है, मल्टीप्लाई किसके साथ और डिवाइड किसके साथ है। एग्जैक्ट नहीं पता, एग्जैक्ट हमें नहीं पता चला, हम अज्यूम कर सकते हैं कि भाई a प्लस बी को करना है प्लस करना है, सी और डी को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे, उसका एक का डिवाइड कर देंगे, वो हम अज्यूम करें, लेकिन यहाँ पे क्लियर मेंशन नहीं है। तो इस टाइप का एरर होते हैं, उनको बोलते हैं लॉजिकल एरर। यानी किसी स्टेटमेंट को लिखा तो सही गया है लेकिन उस स्टेटमेंट में आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है एग्जैक्ट करना क्या है। सिमेंटिक एरर क्या होते हैं, कुछ ऐसे एरर होते हैं जो प्रोग्राम को हम रन करवाते हैं, हमने सब कुछ सही लिखा है, सिंटैक्स भी एरर भी नहीं है, लॉजिकल एरर भी नहीं है, लेकिन जब हम प्रोग्राम को रन करवा रहे हैं, रन करवाते इसमें जो एरर्स क्रिएट होती है वो सिमेंटिक एरर होती है, और ये एरर क्रिएट होती है उस लैंग्वेज के कंपाइलर या इंटरप्रेटर के द्वारा। ठीक है, आगे समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फंक्शन टू डिस्प्ले द फर्स्ट एंड रो इन द डेटा फ्रेम, यानी डेटा फ्रेम की फर्स्ट एंड रो को प्रिंट करवाने के लिए कौन सा फंक्शन काम में लेंगे। सिंपल सा आंसर है ऐड एन। सही है क्या, सही है। n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n की वैल्यू अगर गिवन हो तो उतने एलिमेंट्स को प्रिंट करवा देगा, अगर n की वैल्यू गिवन है तो बाय डिफॉल्ट 5 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, pandas डेटा फ्रेम कैन नॉट बी क्रिएटेड यूजिंग। अब इसने कहा है कि pandas में डेटा फ्रेम को किसकी सहायता से हम बना नहीं सकते। पहला ऑप्शन में इसने कहा है डिक्शनरी ऑफ टपल्स, डिक्शनरी ऑफ टपल्स, पहला ऑप्शन दिया है इसने डिक्शनरी ऑफ टपल, सेकंड ऑप्शन इसने मैं आपको दिया है सीरीज, थर्ड ऑप्शन में इसने कहा है डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, और फोर्थ ऑप्शन में कहा है लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। देखो सीरीज से आप लोग डेटा फ्रेम बना सकते हैं, डिक्शनरी तो आप लिस्ट से भी बना सकते हैं, जब सीरीज से बन जाएगा तो लिस्ट से तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, तो सीरीज और लिस्ट दोनों एक जैसे होते हैं। डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। हम इसने कहा डिक्शनरी ऑफ टपल, टपल क्या होते हैं, आजकल हम लोगों ने टपल पढ़ा था, कॉलम्स के नेम होते हैं। इसी डेटा फ्रेम में अगर डेटा फ्रेम होती है वो डायमेंशन होती है, रो एंड कॉलम होती है, ठीक है। अगर हम इसको एसक्यूएल के लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो उसका बेसिक टॉपिक जो भी रोज होगी वो हमारी क्या होगी, रिलेशन। कॉलम को हम क्या बोलते हैं, टपल। तो कॉलम की सहायता से डिक्शनरी, कॉलम की सहायता से डिक्शनरी को नहीं बना सकते, डिक्शनरी ऑफ कॉलम्स नहीं बना सकते डेटा फ्रेम। डिक्शनरी तो बन सकती है लेकिन कॉलम्स की डिक्शनरी नहीं बन सकती, क्योंकि डिक्शनरी में क्या होता है की वैल्यू पेयर होगा, तो जब डिक्शनरी में कॉलम आएगा तो उसकी वैल्यू जाएंगी, और कॉलम के साथ उसकी वैल्यू जाएगी, उस कंडीशन में कौन सा होगा, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट हो जाएगा, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है वो डिक्शनरी ऑफ टपल। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हिच फंक्शन विल बी यूज्ड टू रीड द डेटा फ्रॉम द सीएसवी फाइल इनटू pandas डेटा फ्रेम। यानी सीएसवी फाइल से कौन सा ऐसा फंक्शन होगा जिसमें हम क्या कर सीएसवी फाइल की सहायता से डेटा को डेटा फ्रेम में क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा टू रीड सीएसवी फाइल। फंक्शन होता है टू रीड सीएसवी। अब हमें क्या है, ऑप्शन में 2 नहीं दे रखा है, ऑप्शन में 2 नहीं दे रखा है, ऑप्शन में इसमें क्या है रीड अंडरस्कोर सीएसवी, ये राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एट्रिब्यूट ऑफ pandas डेटा फ्रेम। pandas डेटा फ्रेम का कौन सा एट्रिब्यूट नहीं है, लेंथ, टी, साइज और शेप। ऑप्शन दे रखा है लेंथ, टी, साइज और शेप। अब हम लोगों ने एट्रिब्यूट है, बहुत सारे एट्रिब्यूट है, इसने
क्या है डेटा फ्रेम का कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है। लेंथ, लेंथ का मतलब क्या होता है, लंबाई निकालना। डेटा फ्रेम में लेंथ फंक्शन कहां पे लेते हैं, टी ट्रांसफॉर्मेशन, इसको भी हम यूज में लेते हैं। साइज और शेप, शेप नहीं लेते ना, शेप लेते हैं। शेप फंक्शन में हम लोग क्या निकालते हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम में हमारे पास होते हैं इंडेक्स, कॉलम, डिटाइप, वैल्यू, शेप, साइज, टी एंड एन। लेंथ नहीं होता, लेंथ का मतलब होता है लंबाई, लेंथ नहीं निकालते। टी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, साइज का मतलब उसकी टोटल एलिमेंट ऑफ साइज, शेप में उसका आकार क्या है, वन डायमेंशनल है कि टू डायमेंशनल, वो इसका आंसर में आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, लेंथ। लेंथ फंक्शन होता है जो डेटा फ्रेम का एट्रीब्यूट नहीं होता है, लेंथ। ये तो थे स्मॉल टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप की है। आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब चलते हैं बड़े क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। एक कोड गिवन है आपको, उस कोड में लिखा है इंपोर्ट pandas as a pd, import pandas as a pd में लिखा है s equal to pd dot series, inside the bracket variable 1 2 3 4 comma index equal to Akram, Brijesh, Charu, Deepika और कीरा। ये आपको उसके इंडेक्स नंबर दे रखे हैं। आपको इसने कहा है प्रिंट एस, इनसाइड ब्रैकेट लिखा है चारू। ये आपको स्टेटमेंट का है, ठीक है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड, इसका आउटपुट क्या होगा वो हमें निकालना है। देखो इंपोर्ट पेंडाज पीडी राइट है, फिर इसने कहा है s इक्वल टू pd डॉट सीरीज, यानी सीरीज यहां से बना दे, सीरीज में वैल्यू है 1 2 3 4, ठीक है। 4 वैल्यूज हो गई। फिर इंडेक्स दे रखा है अक्रम, ब्रिजेश, चारू, दीपिका और हीरा। इंडेक्स देखो कितनी है, 1 2 3 4 5। इंडेक्स कितनी है 5 और वैल्यूज कितनी है इसमें देखो, पॉसिबल है 5 भी है, ठीक है। 5 मतलब इंडेक्स हो गई हमारे, वैल्यूज 5 हो गई, इंडेक्स भी 5 हो गई। अब इसने कहा है इस सीरीज में से चारों की जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है। जब हम इस सीरीज को प्रिंट करवाएंगे तो वैल्यूज क्या आएंगे 1 2 3 4। जब हम यहाँ से सीरीज प्रिंट करवाते हैं, ये स्टेटमेंट एक बार हम छोड़ देते हैं। हमने लिखा प्रिंट एस, जब एस को हम प्रिंट करेंगे कंडीशन हमारा आउटपुट का होगा वैल्यू होगी 1 2 3 4 5। इंडेक्स हो गया, इसका हो गया अक्रम, ये ब्रिजेश, ये हो गया चारू, ये हो गई दीपिका और ये हो गई हीरा, ठीक है। अब देखो इसने किसकी वैल्यू को एक्सेस किया है, इंडेक्सिंग लगाई है। इंडेक्सिंग टेक्निक के थ्रू चारों की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है, इसमें चारों की वैल्यू कितनी है 3, तो इसका आउटपुट कितना होगा 3। सिंपल सा मतलब क्वेश्चन आएगा, लेकिन कोड लिखा होगा ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है assuming the given series name stupd, which command will be used to print 5, this command is used to print 5 as output, which command is used to print 5 as an output। यानी आपको क्या दे रखा है, इसमें एक सीरीज दी है, आपको सीरीज गिवन है, सीरीज का नेम है SQBT, सीरीज में वैल्यूज गिवन है 19 100
50, 67, 89 लिखा है। अमित, रमेश, महेश, जॉन और अब्दुल। ये सीरीज की बने, ये तो हो गई सीरीज की वैल्यूज, ये हो गई सीरीज के इंडेक्स नंबर और सीरीज का नेम हो गया STUDT। अब इसने कहा प्लीज कमांड विल बी यूज्ड टू प्रिंट 5 एज आउटपुट। ऑप्शन गिवन है, पहला ऑप्शन इसने दिया है STUDT डॉट इंडेक्स, सेकंड ऑप्शन दिया है इसने STUDT डॉट लेंथ, थर्ड ऑप्शन इसने कहा है STUDT डॉट वैल्यू और लास्ट ऑप्शन इसमें क्या है STUDT डॉट साइज। आउटपुट में प्रिंट क्या करवा रहा है हमसे 5। इसे क्वेश्चन में देखा है व्हिच कमांड विल बी यूज्ड टू प्रिंट 5 एज आउटपुट। आउटपुट में 5 आना चाहिए, किससे आ सकता है STUDT डॉट इंडेक्स। इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, ओनली इंडेक्स को प्रिंट करवाता है, काउंट नहीं करता। तो ये क्या करेगा, सिर्फ इनको प्रिंट करवाएगा। तो ये तो 5 नहीं है, ये सारे कैरेक्टरों के नंबरों के पहला ऑप्शन होगा। STUDT डॉट लेंथ, लेंथ फंक्शन क्या करता है, में टोटल लंबाई, लंबाई मतलब एलिमेंट्स को काउंट करेगा, तो एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। STUDT डॉट वैल्यू क्या करेगा, इन वैल्यूज को प्रिंट करवाएगा, इन सब वैल्यूज को प्रिंट कराएगा। इसका आंसर होगा 90 100 50 67 और 89। लास्ट वाला में लिखा है STUDT डॉट साइज। साइज फंक्शन क्या करेगा, इसमें अप्लाई नहीं होता, इसमें अप्लाई नहीं होता क्योंकि ये क्या है, सीरीज है, डेटा फ्रेम नहीं है। अगर डेटा फ्रेम होती तब ये लग जाता है इसमें, लेकिन सीरीज में साइज फंक्शन एट्रिब्यूट नहीं होता सीरीज का, तो ये इसका एट्रिब्यूट नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा STUDT डॉट साइज का मतलब होगा इसकी टोटल साइज, तो जो लेंथ निकाल रहा है उसकी साइज होगी सेम होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस वाले में साइज नहीं होता, सीरीज में साइज फंक्शन नहीं होता, एट्रिब्यूट नहीं होता उसका, ये सिर्फ अप्लाई होता है डेटा फ्रेम में। तो ये डेटा फ्रेम होता है, इसलिए रो हो गया, इसमें वैल्यूज आएंगे सब, इन सबको प्रिंट करवाएगा, इंडेक्स है वो सबके इंडेक्स को प्रिंट करवाएगा। तो हमें सिर्फ 5 चाहिए आउटपुट, 5 किससे आएगा, STUDT डॉट लेंथ फंक्शन से इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। साइज भी इसकी साइज से निकालेगा। अगर ये डेटा फ्रेम होती ना तो इसका आउटपुट 5 होगा, इसका भी आउटपुट 5 होगा, तब अपने पास दोनों ऑप्शन राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। इसने कहा है ए सोशल साइंस टीचर वांट्स टू यूज ए पेंटास सीरीज टू टीच अबाउट इंडियन हिस्टोरिकल मोमेंट्स एंड इट्स स्टेट्स। माउंटेन्स है। अब इसने कहा है एक साइंस का टीचर है, ठीक है, वो पेंटास को काम में लेके और हिस्टोरिकल प्लेसेस को दिखाना चाहता है। द सीरीज शुड हैव देयर वुमेन्स नेम्स एज ए वैल्यू एंड स्टेट नेम एज ए इंडेक्स। दो चीजें होंगी उसमें, यहां से वो सीरीज बना रहा है। देखो इसने कहा है सबसे पहले तो वो काम में लेगा पेंटास सीरीज को, उसको पेंटास सीरीज को काम में लेके क्या करना है, पढ़ाना है। और साथ में उसने कहा है कि उसके पास दो चीजें होंगी, पहला होगा ये तो रहेगी उसकी वैल्यू, दूसरा इसने कहा है स्टेट नेम एज ए इंडेक्स, और जो स्टेट होंगे वो क्या होंगे, उसके इंडेक्स होंगे। ठीक है, आपको एक सीरीज बनानी है, सीरीज में वैल्यूज होंगी ये वाली, और स्टेट के नेम होंगे वो क्या होंगे, सीरीज के इंडेक्स होंगे। द सीरीज शुड हैव द मोमेंट्स नेम एंड वैल्यू द स्टेट नेम एज इंडेक्स व्हिच आर स्टोर्ड इन ए गिवन लिस्ट। और ये सभी किसमें सेव होंगी, एक लिस्ट फॉर्मेट में होंगी, लिस्ट में सेव होंगी। as shown in the code choose the statement will create the series। अब नीचे उसने ऑप्शन दे रखा है कि स्टेटमेंट दे रखा है कि इसका कौन सा स्टेटमेंट जो इस टाइप की सीरीज को क्रिएट कर रहा है। इंपोर्ट पेंटास एज ए पीडी इसमें लिखा है। यहां तक समझ में आ गया क्वेश्चन क्या करता है। अब हम देखते हैं इसके स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट में इसने क्या कहा है। स्टेटमेंट में इसने कोड दिया है मैंने, इंपोर्ट पेंटास एज ए पीडी, फिर इसमें लिखा है
कुतुब मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और फिर देगा रेड फोर्ट, और लास्ट में देखते हैं ताज, शॉर्ट में देखते हैं। ठीक है, ये इसने एक सीरीज बनाई, ये क्या बनाई, लिस्ट बनाई। देखो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है, लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में वैल्यूज को इनसाइड में ब्रैकेट लिखते हैं, एक वैल्यूज को दूसरी वैल्यू से सेपरेट करने के लिए कॉमा काम में लेते हैं, मैंने क्लास में पढ़ा था। तो एक लिस्ट हो गई, लिस्ट का नाम ये हो गया, ये सारी क्या होगी, उस लिस्ट की वैल्यूज हो गई। इसी तरीके से इसने एक दूसरी लिस्ट भी बना दी है जिसका नाम है स्टेट। स्टेट इक्वल टू इसमें दिया है दिल्ली, महाराष्ट्र, फिर दिल्ली, फिर यूपी, उत्तर प्रदेश। ये दोनों लिस्ट है इसकी। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, ऑप्शन दिए, पहले ऑप्शन में लिखा है एस इक्वल टू डी एफ डॉट सीरीज कॉमा इंडेक्स इक्वल टू स्टेट। दूसरे कोड में इसने लिखा है एस इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज स्टेट कॉमा इमेज। थर्ड ऑप्शन इसमें दिया है, उसमें लिखा है एस इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज कॉमा इंडेक्स इक्वल टू स्टेट। और लास्ट ऑप्शन में इसमें क्या है, एस इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज पीडी डॉट सीरीज। देखो इस वाले में एस कैपिटल है, थर्ड वाले में, और फोर्थ वाले में एस स्मॉल है। तो पीडी डॉट सीरीज कॉमा इंडेक्स इक्वल टू स्टेट। ठीक है, दो लिस्ट है हमारे पास में, इन दोनों लिस्ट से हमें क्या बनानी है, सीरीज बनानी है। तो इनमें से कौन सा ऐसा राइट स्टेटमेंट है जो सीरीज को बनाएगा। पहला लिखा डीएफ डॉट सीरीज, तो डीएफ तो डेटा फ्रेम होता है, डीएफ तो डेटा फ्रेम होता है, तो ये तो फंक्शन काम नहीं करता। सीरीज बनाते हैं तो पीडी डॉट सीरीज लिखते हैं, ये ऑप्शन राइट होगा, पीडी डॉट सीरीज, पीडी डॉट सीरीज, पीडी डॉट सीरीज। अब इन तीनों में से एक सिलेक्ट करना है। पहले वाले में लिखा है s इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज स्टेट कॉमा इंडेक्स, यानी स्टेट क्या है, इंडेक्स नंबर है, उसी में उसने कहा है कि स्टेट किसको डिनोट करेंगे, इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर क्या आएंगे, हमेशा बाद में लिखा जाता है, पहले से लिस्ट बनेगी उसके बाद में इंडेक्स नंबर आएगा। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ऑर्डर सही नहीं है। दूसरे वाले में इसने s कैपिटल दे रखा है, पीडी डॉट सीरीज, ये हो गया वैल्यूज, और उसके बाद में इंडेक्स हो गया उसके स्टेट, ये ऑप्शन क्या होगा इसका राइट। तीसरे वाले में क्या है, एस स्मॉल है, इसलिए ये रॉन्ग है। ठीक है, अब कंफ्यूजन यहाँ हो जाएगा, कुछ लोग देखेंगे नहीं, डायरेक्ट सोचेंगे तीसरा और चौथा में दोनों सेम, दोनों लेके आ जाएंगे। यहाँ ध्यान रखना, जब सेम आ जाए ना, जब जैसे यहाँ पे भी सीरीज है, यहाँ भी सीरीज, यहाँ भी सीरीज, यहाँ भी सीरीज, तो पहला काम क्या करना है, चेक करना है कि कहीं कैपिटल और स्मॉल का तो डिफरेंस नहीं आ रहा, पहले तो ये देखना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 34, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू यूज ऑफ ईमेल। ये अपने अगले चैप्टर में आएगा, यहाँ नहीं है। आंसर क्या है, चलो इसने पहला स्टेटमेंट क्या है, सेंडिंग थ्रेड मैसेज टू ए क्लासमेट। सेकंड होगा इनवाइटिंग फ्रेंड्स टू पार्टिसिपेट इन ए स्कूल क्लब और स्पोर्ट एक्टिविटी। थर्ड स्टेटमेंट का आस्किंग योर टीचर फॉर हेल्प ऑन होमवर्क। और फोर्थ स्टेटमेंट का रिस्पोंडिंग टू और फॉरवर्डिंग स्पैम ईमेल। क्वेश्चन में इसने पूछा क्या है, विद रेफरेंस टू यूज ऑफ ईमेल, इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो ईमेल के यूज को डिनोट कर रहा है, कि यहाँ पे ईमेल का एक्चुअल सही यूज हो रहा है। पहले वाले में क्या है कि आपको सेंडिंग मैसेजेस करना है टू क्लासमेट। अब अगर आपको मैसेज सेंड करना है तो आप ईमेल कर सकते हो क्लासमेट्स को, पहला ऑप्शन राइट है। दूसरे ऑप्शन में इसने क्या कहा है, इनवाइटिंग फ्रेंड्स टू पार्टिसिपेट इन स्कूल क्लब और स्पोर्ट एक्टिविटी। आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको इनवाइट कर रहे हो स्कूल में कोई पार्टी या कोई प्रोग्राम हो रहा है, उसके जो इनविटेशन है वो ईमेल के द्वारा सेंड किए जा सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि सभी स्टूडेंट के पास ईमेल आईडी है।
जिन जिनको आप इनवाइट करना चाहते हो वो ईमेल का यूज करते हो। थर्ड स्टेटमेंट इसमें क्या है, आस्किंग योर टीचर फॉर हेल्प ऑन होमवर्क। अब होमवर्क के लिए आप कौन सा टीचर को ईमेल तो नहीं कर सकते। ईमेल का बेसिक यूज क्या होता है, टू सेंड और रिसीव डॉक्यूमेंट्स हो गया, फाइल्स हो गए जो हम उनको भेज सकते हैं। ईमेल का बेसिक यूज यही होता है, ठीक है। चैटिंग वगैरह ईमेल का यूज नहीं होता। अगर आप टीचर से अपने होमवर्क के बारे में पूछो, इसका मतलब आप टीचर से चैटिंग कर रहे हो, तो चैटिंग वो ईमेल का एक पोर्शन नहीं होता। थर्ड वैसे रॉन्ग हो गया। लास्ट वाला देखो, रिस्पोंडिंग टू और फॉरवर्ड स्पैम मेल्स। ये आप स्पैम मेल्स को रिस्पोंड कर सकते हो। रिस्पोंड का मतलब आप देख सकते हो कि वो स्पैम है कि नहीं, और अगर आप किसी दूसरे को उसको भेजना चाहते हो उसको भेज भी सकते हो। ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, इसी में नहीं है, इसी में नहीं है। फर्स्ट सेकंड सेकंड तो नहीं होगा, थर्ड एंड फोर्थ नहीं, सॉरी फर्स्ट सेकंड हो सकता है। इनविटेशन आप भेज सकते हो मेल के थ्रू, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि सबके पास ईमेल आईडी फर्स्ट एंड सेकंड राइट ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ऑप्शन दे रखे उनके अकॉर्डिंग, और अगर ऑप्शन नहीं गिवन हो उस कंडीशन में फर्स्ट एंड फोर्थ है वो रिकमेंडेड राइट आंसर है। इसमें नहीं, ऑप्शन नहीं दे रखा। ऑप्शन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड फोर्थ एकदम राइट आंसर है, लेकिन इसके ऑप्शन में क्या दिया है, फर्स्ट सेकंड, तो सेकंड तो हो नहीं सकता। फर्स्ट सेकंड है तो सेकंड में इनविटेशन भेज सकना है, तो इनविटेशन भेज सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं होता है कि सबके पास ईमेल आईडी हो। तो सेकंड ऑप्शन फिट बैठ रहा है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन का राइट आंसर हो। हां, अगर ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ हो तब फर्स्ट एंड फोर्थ इसका राइट होगा। कोई जरूरी नहीं होता, कोई जरूरी नहीं होता कि क्लास में स्कूल में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स का अपना ईमेल अकाउंट हो, उसके पास नहीं होती, ऐसे फैसिलिटी यूज नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज नेम एनिमल। एक एनिमल्स की एक सीरीज गिवन है, राइट आउटपुट ऑफ द कमांड, नीचे कमांड गिवन है उसका हमें आउटपुट लिखना है। अब देखते हैं स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है। सीरीज गिवन है, सीरीज का हमें नाम गिवन है एनिमल। एनिमल के नाम से एक सीरीज गिवन है, सीरीज की वैल्यूज गिवन है लॉयन, डियर, एलिफेंट, टाइगर, वोल्फ, और वैल्यूज इंडेक्स गिवन है एल, डी, ई, टी और डब्ल्यू। ये एक सीरीज गिवन है, एनिमल्स की एक सीरीज गिवन है। स्टेटमेंट इसने पूछा है कि राइट द आउटपुट ऑफ द कमांड। कमांड इसने लिखी है प्रिंट एनिमल इनसाइड द ब्रैकेट कोलन कोलन माइनस 3। इसने लिखा है कोलन कोलन माइनस 3। अब देखो इसका करना क्या है, इसने कहा है कि इसका ऑब्जेक्ट आउटपुट क्या होगा। ऑप्शन आपको गिवन है, पहले ऑप्शन में इसने कहा है एल और टी आएगा, एल और टी का मतलब कोलन एंड टाइगर। सेकंड ऑप्शन में इसने कहा है बी और ई मतलब बियर और एलिफेंट। थर्ड ऑप्शन में इसने कहा है डब्ल्यू और बी, डब्ल्यू का मतलब वॉल्फ, और लास्ट ऑप्शन देखा है डब्ल्यू और टी, वॉल्फ और टाइगर। यानी चारों में से आपको क्या करना है कि राइट ऑप्शन बताना है, इसका आंसर क्या होगा। अब देखो यहाँ पे लगाया क्या है, इसने लिखा एनिमल कोलन कोलन माइनस 3, ठीक है। ये स्लाइसिंग लगा हुआ है, अगर -1 होता तो सीरीज रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होती, सीरीज रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होती। -2 का मतलब क्या हो गया, रिवर्स ऑर्डर में ही प्रिंट होगी, लेकिन इनके इंडेक्स के बीच में डिफरेंस कितना होगा, 2 का होगा, और -3 का मतलब क्या होगा, इंडेक्स के बीच में डिफरेंस कितना होगा, 3 का होगा। तो देखो ये तो आएगा ही आएगा, ये तो आएगा ना, क्योंकि सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में -1 करेंगे तो सबसे पहले डब्ल्यू बहुत प्रिंट होना है, तो ये तो पहला इंडेक्स नंबर 1 हो गया। दूसरे वाले ऑप्शन में इसने कहा है -2, तो -2 इसने ऑप्शन में क्या पूछा है -3, -3 का मतलब अब इसके बाद में थर्ड इंडेक्स कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऑप्शन क्या होगा, ये राइट होगा, बी और डब्ल्यू आ रहे हैं कि नहीं, ऑप्शन सी। आगे समझ में कैसे आएगा, -3 का कांसेप्ट नहीं आएगा तो पहले माइनस में देखो,
-1 का मतलब रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर का मतलब सबसे पहले किया है। -2 का मतलब इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस का मतलब 1 2 को छोड़ के बीच में जाएंगे, मतलब पहला दूसरा ये छोड़ दिया, ये आएगा -2 में कौन सी आती है, लिखना आएगा। -3 का मतलब क्या हो गया, पहले वाले इंडेक्स के बीच में दो इंडेक्स को हमें रिमेनिंग छोड़ा और थर्ड इसका आउटपुट होगा, दो हमने छोड़ दिया टाइगर, फिर दोनों को छोड़ दिया, थर्ड हमारा क्या है डी, तो इसका आंसर क्या होगा डब्ल्यू और डी, ठीक है। और वैसे भी अगर आप देखना चाहो, आप छोड़ देखो कि 3 छोड़ना है, 1 2 3 छोड़ो तो कितना आएगा, एल और डब्ल्यू, एल और डब्ल्यू कहीं से कहीं नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं आना, नहीं आना। ऑप्शन में क्या क्या है इसमें, बी और ई, तो बी और ई, फिर इसमें डब्ल्यू और बी, डब्ल्यू और बी, बी और ई दोनों साथ में नहीं आ सकते क्योंकि दोनों डिफरेंस कितना है 1 का। इन दोनों देखो एल और टी, पहला देखो एल और टी, एल और टी, एल और टी नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते, सीरीज रिवर्स ऑर्डर में आएगी, सबसे पहले तो डब्ल्यू आएगा, ये तो फिक्स हो गया। अब डब्ल्यू के साथ दो ऑप्शन को चेक कर लो, डब्ल्यू के साथ टी मतलब ए का डिफरेंस है, ये नहीं आ सकता, डब्ल्यू के साथ में बी, डब्ल्यू के साथ में बी का मतलब कितना डिफरेंस आ रहा है, 2, मतलब ये राइट ऑप्शन होगा इसका। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, Zahar is a student of class 9 and he is a very frequent use of internet application. One day he got an urgent message on his distance messenger. What do you think he should to do? देखो एक स्टूडेंट है 9th क्लास का, एक दिन उसको उसके जो चैटिंग मैसेंजर है उसमें उसको एक ऐसा मैसेज रिसीव हुआ जो उसको वो देखना नहीं चाहता, यानी उसको वो लाइक नहीं किया उस मैसेज को, कोई अनवांटेड मैसेज था उसके लिए। अब वो उसके लिए क्या कर सकता है, व्हाट डू यू थिंक ही शुड डू? अगर ऐसे मैसेज अगर आप अपने चैट बॉक्स में नहीं देखना चाहते या अपने मैसेंजर में नहीं देखना चाहते तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? पहला ऑप्शन क्या है, इग्नोर इट एंड स्टार्ट चैटिंग विद समवन एल्स, यानी उस मैसेज को आप इग्नोर कर दो और किसी दूसरे के साथ चैटिंग में बिजी हो। ये तो कोई राइट ऑप्शन नहीं हुआ क्योंकि वो बार-बार में मैसेज आ सकता है। सेकंड इसने कहा है रिप्लाई बैक टू देम एंड फाइंड आउट व्हाट देयर प्रॉब्लम इज, यानी आप उसको रिप्लाई करो तो उससे पूछो कि भाई प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बता मुझे, ये भी कोई राइट ऑप्शन नहीं हुआ। थर्ड वाले में इसने कहा है शट डाउन द कंप्यूटर होप दे विल लीव हिम अबाउट अलोन इन फ्यूचर, यानी आप अपने कुछ दिनों के लिए अपने सिस्टम को बंद कर दो, कंप्यूटर मोबाइल फोन को बंद कर दो, चलाओ मत, कुछ दिनों बाद उसको लगेगा कि ऑनलाइन नहीं आने वाला तो आपका पीछा छोड़ देगा। लास्ट वाला ऑप्शन देखो, go to his parents, teacher or other trusted adult and let them know that he feels uncomfortable, यानी अकॉर्डिंग टू साइबर क्राइम, साइबर क्राइम क्या कहता है, अगर आपके पास कोई अनवांटेड मैसेजेस आ रहे हैं, किसी पर्सन के पास अनवांटेड मैसेजेस आ रहे हैं, तो अगर आप उनको देखना नहीं चाहते तो उस पर्सन को आप ब्लॉक कर सकते हो, उस पर्सन को आप क्या कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो। तो इसने ब्लॉक वाला ऑप्शन मैंने दिए हैं, इसमें हमें एक कहा है कि आप उसको ब्लॉक करो, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता। अब उसमें बाद में क्या है, अगर आप उस पर्सन को ब्लॉक नहीं करना चाहते, हो सकता है वो पर्सन आपका कोई नॉन पर्सन हो और आप चाहते हो उस तरीके के मैसेज आपको नहीं करे, तो आपके पास ऑप्शन क्या होता है, उसके पेरेंट्स से या उसके फैमिली मेंबर से बात करके विदेश टाइप के मैसेज सेंड करा और आगे से ऐसे मैसेज अगर वो सेंड करेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर करवा दो, लास्ट ऑप्शन इज राइट, ठीक है। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यानी आपको अपनी थिंकिंग के हिसाब से उसका आंसर देना है। अडल्ट है लेकिन अडल्ट का मतलब वो 18 प्लस बिलो है, तो मतलब वो ऐसे नेट को तो यूज नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता, वो सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टॉल मैसेजेस को 9th में है, लेकिन उसने ये एज का कोई मैटर नहीं है, यहाँ पे एज का कोई मैटर नहीं, हो सकता कोई 30 साल का स्टूडेंट हो 9th क्लास में पढ़ रहा हो, मे बी पॉसिबल। हाँ अडल्ट होता तो हम करते अलग उस कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू रिटर्न द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट रो ऑफ ए पेंडास डेटा फ्रेम? इसने कहा है कि कोई पेंडास की कोई भी डेटा फ्रेम आपके पास, जितना आप सोचते हो ना कि अपने थ्योरेटिकल पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा, उतना पेपर आसान नहीं आने वाला, थ्योरेटिकल सिर्फ ध्यान देने के लिए होता है। अब तो पेपर जो मैं आपको भेज रहा हूँ ना पेपर, ये पेपर इसी तरीके से आएगा आपका बोर्ड का पेपर,
इसलिए क्या है, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स टू रिटर्न द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट रो। हमें क्या करनी है, फर्स्ट रो की वैल्यू को प्रिंट करवाना है ऑफ ए पेंडाल डेटा फ्रेम, और किसमें से, डेटा फ्रेम में से। कोई भी डेटा फ्रेम हमें गिवन है, उस डेटा फ्रेम की फर्स्ट रो हमें प्रिंट करवानी है। अज्यूमिंग द नेम ऑफ डेटा फ्रेम इज डी, डेटा फ्रेम का नाम क्या देगा आपको, डी एफ फ्रेम, डीएफ फ्रेम, ये आपके डेटा फ्रेम का नाम है। तो इस डेटा फ्रेम में से अगर आपको फर्स्ट रो प्रिंट करवानी है तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट आप लिखोगे। ऑप्शन में आपको गिवन है, पहला ऑप्शन लिखा है डीएफ फ्रेम 0, दूसरे ऑप्शन में इसने लिखा है डीएफ फ्रेम डॉट एलओसी 1, तीसरे ऑप्शन में इसने लिखा है डीएफ फ्रेम डॉट एलओसी 0, और फोर्थ ऑप्शन में इसने लिखा है डीएफ फ्रेम डॉट आईएलओसी 1। देखो डीएफ फ्रेम 0, डीएफ फ्रेम 0 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कौन सी टेक्निक लगी है, इंडेक्सिंग लगी है, ठीक है। अब इंडेक्सिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉलम और रो दोनों को एक्सेस कर सकते हैं, पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरे इसमें लिखा है डीएफ फ्रेम डॉट एलओसी, एलओसी फंक्शन का काम में क्या जाता है, वो को ऐड करते हैं, तो ऐड करना वन पे ऐड में करना नहीं, हमें क्या करना है, फर्स्ट को प्रिंट करवाना है, ये रो। सेकंड वाले में एलओसी 0 मतलब ये भी रो। थर्ड वाले में लिखा है डीएफ आईएलओसी, आईएलओसी का मतलब होता है इनपुट ए रो इन मेटापोर्टलिव। मेटापोर्टलिव डेटा स्ट्रक्चर होता है, यानी जैसे आपके पास कोई टेबल गिवन होती है, आपके अकाउंट में आप टेबल करते हो, यानी कोई सर्वे किया गया है, उस सर्वे में टेबल दे रखी है कि जैसे काउंटिंग करते हैं ना, जनगणना को टेबल दे रखी है आपको, डेट और बर्थ पर्सन की टेबल बना रखी है कि 2000 में इतने पर्सन 20% थे उनकी डेथ हुई, 14 का बर्थ हुआ, 2020 में से डेटा दे रखी है आपको, उस डेटा को ग्राफिकल में प्रेजेंट करना है कि आपको उस ग्राफ के थ्रू बताना है कि कैसे हुआ। तो मेटापोर्टलिव डेटा सेट होता है, वो क्या करते हैं, डेटा का ग्राफ बनाने के लिए काम में लिया जाता है, एनिमेटेड ग्राफ बनाने के लिए उसको काम में लिया जाता है। जैसे जैसे यूजर डेटा एंटर करता जाएगा ना, वैसे वैसे उसका एनिमेटेड ग्राफ ऑटोमेटिक बन जाता है। आई एलओसी काम में लिया जाता है उस डेटा पोर्टलिव के ग्राफ में किसी रो को ऐड करने के लिए, ठीक है। ये मेटापोर्टलिव का फंक्शन है। तो आज का राइट आंसर क्या होगा, डीएफ फ्रेम 0, ठीक है, ओके। इसके आगे जो क्वेश्चन रिमेनिंग है वो अपन कल करेंगे, और आज का आपको क्वेश्चन भेज रहा हूँ पीडीएफ फाइल में, उसको सोल्व करना है। थैंक यू।